अब अगर वो बातचीत पे जाते हैं और मीडिया में वो आश्कार होता है तो फिर वापसी पे उनके ऊपर सवालात आएंगे, एक अवामी प्रेशर आएगा। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर इज़हार ये किया जा रहा है कि इस किस्म की बातचीत नहीं होगी। सही सही। डॉक्टर साहब, इसी पे नदीम साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। सर, आप कितना इत्तेफाक करते हैं और आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि इंडिया जो है वो आइसोलेशन का शिकार होता हुआ दिखाई देता है और इस SCO समिट से वो अपने सारे फ़वाइद हासिल कर लेगा? और साइड लाइन पर अगर देखा जाए सारी सूरत हाल को, तो जब कमरे में इजलास होगा तो वहाँ किसी हद तक तनाव भी होगा इंडिया की मौजूदगी। देखें, माहौल जो है कितना सेहतमंदाना है। जयशंकर साहब आए हैं जी, और जो उनको रिसीव किया गया है उससे अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात याद रखिए कि जयशंकर जो हैं वो भारत की इस्टेब्लिशमेंट और भारत की जो हिंदुत्व ब्यूरोक्रेसी है उसकी वो एक सिग्निफिकेंट नुमाइंदगी करते हैं उस सेटअप के अंदर, ठीक है। और जयशंकर जो हैं वो आ रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे इंडिया, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जयशंकर साहब हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपिक सेंटर है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका उनको जवाब भी दिया था। लेकिन आज भारत जो है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्रूवन रियासती दहशतगर्द साबित हो चुका है। कल ही कनाडा ने उनके 6 सफारतकारों को मुल्क बदर किया है कि वो वहाँ पर दहशतगर्दी में मुलव्विस थे और वहाँ पे सिख कम्युनिटी के जो लोग कत्ल हो रहे थे उसमें वो इन्वॉल्व थे। थोड़ा सा और पीछे चले गए। कतर के अंदर भारत के 8 सर्विंग नेवी के ऑफिसर्स पकड़े गए थे जासूसी के इल्ज़ाम में, जो उनके डिफेंस मामला जो हैं उनको देख रहे थे। लिहाजा भारत जो है उसके लिए ये कहना अब वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बेनकाब हो रहा है अपनी इन हरकत और सकनात की वजह से। कितना क्रेडिबल होगा जयशंकर का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का ताना देना। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि यकीनन भारत के अंदर एक पोलराइजेशन है। मोदी सरकार जो है वो मजबूत नहीं है, बैसाखियों पर खड़ी है। उनको अपने अंदरूनी मामलात जो हैं उसके अंदर मसाइल का सामना अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन भारत की खारजा पॉलिसी जो है हमारे यहाँ तो सरेआम हो जाता है, वहाँ पे ज़रा पीछे रह के ड्रिवन होती है और उन चीज़ों को उस पैमाने के ऊपर रखा जाता है। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये बात कह रहा है कि दो तरफा ना उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अच्छा सर, इसी बात को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और दीगर ममालिक के सरबराहों की आमद का सिलसिला जारी व सारी है। जैसे ब्रेक से पहले हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे और जयशंकर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपकी जानिब आऊँगा बिला तवक्कुफ़ कि रशिया के साथ हमारे मामलात को किस तरीके से आप बढ़ता हुआ आगे देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सतह का वफ़द जो है वो रशियन वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तान पहुंचा है। देखिए, यूक्रेन की वार की वजह से मगरब और बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से जो माशी पाबंदियाँ आयद हुई हैं उसके बाद रशिया ने एशिया लुक पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है और उसमें वो ये समझते हैं कि फ़िल वक्त भारत के साथ उनके माशी मफादात हैं, दिफाई मफादात हैं, लेकिन मुस्तकबिल में उनके ज़्यादा मफादात जुड़े हुए होंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारत ने खुले आम जो मगरब की स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, उसका हिस्सा बने हैं। और जो क्वाड का मतलब ये है कि चाइना और रशिया को किस तरह से कंटेन किया जाए। और फिर पाकिस्तान को भी चाहिए था और हमारा ये स्टेटेड मौक़िफ़ भी है कि हम बैलेंस पॉलिसी रखेंगे सारे सेंटर्स ऑफ पावर से। और मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि जो रूस के साथ हमारी दिफाई और माशी जो कोऑपरेशन है, ताउन है, वो साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में माविन साबित होगा। बिकॉज अब भी जो भारतीय 70% वेपनरी है वो डिपेंड करती है रशिया के ऊपर। और S-400 सिस्टम अगर उसने लिया है इंडिया ने, वो भी रशिया से लिया है और उसके तोड़ के तौर पे इस वक्त हमने उनका सुपर कैम जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त हम एक्वायर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रशिया का इस रीजन के अंदर ताउन में आना और स्पेशली पाकिस्तान के साथ माविन साबित होगा, जिस तरह ताशकंद के अंदर उन्होंने एक मुआहिदा करवाया था दोनों ममालिक के हवाले से। तो इस हवाले से रशियन हैवी डेलीगेशन जो है वो खुशामदीद उसको हम कहते हैं।
और ताउन न फ़कत मईशत के अंदर होगा, सियासी मौक़िफ़ पे भी हम साथ होंगे और दिफाई मौक़िफ़ में भी साथ होंगे। और पाकिस्तान ये चाहता है कि जंगों में हम किसी का साथ न दें, लेकिन माशी तरक्की में हम सबके साथ खड़े हों। तो सबसे पहले पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से हमने 76 सालों में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब वक्त आया है कि हम माशी सिक्योरिटी भी हासिल करें और समाजी सिक्योरिटी भी हासिल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन और सीनियर तजज़ियाकार, और इसी के साथ डायरेक्टर करंट अफेयर्स नदीम हुसैन साहब ने अपना खुसूसी हमें वक्त दिया है। आपका भी बहुत शुक्रिया। और काशिफ अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक चेयरमैन लाहौर चेंबर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बेसिकली जो SCO कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल ऐसा ही है। और SCO कॉन्फ्रेंस के जितने भी मकासद और अगराज हों, उस हवाले से भी हमने बहुत तफसीलन गुफ्तगू भी की है। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया के मंजरनामे पर उभर भी रहा है और अभी मरकज़ निगाह भी है और बहुत सारे ममालिक जो हैं यहाँ पर मौजूद भी हैं, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इंतहाई बेहतरीन तरीके से होगी और इसके जो अगराज व मकासद हैं पाकिस्तान काफ़ी हद तक उससे फ़ायदा उठाने में कामयाब होगा। देखते रहिए सच। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और पाकिस्तान में वफूद की आमद का सिलसिला जारी व सारी है। कुछ ही देर पहले इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद काज़िकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त, इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में मरकज़ निगाह बना हुआ है। हसनैन, और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें आमिर अली साहब हैं, उन्होंने अपना खुसूसी वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, जो कि खैर सगाली सफ़ीर एम्ब्राय CPAC, और तारिक विर साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर अली साहब की जानिब बढ़ूँगा। आमिर साहब, वसी तजुर्बा है आपका इस हवाले से भी, और दूसरा अगर SCO पर्सपेक्टिव के हवाले से ही बात की जाए, मैं बेसिक क्वेश्चन इज़ दैट कि SCO से पहले पाकिस्तान का स्टेटस क्या है और SCO के बाद जो इसमें मुबालिक है और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान है, और इसका ज़ाहिर सी बात है मुश्तरका एलामिया भी बाद में जारी किया जाएगा। अभी भी चूँकि ये मरहला चल रहा है, तो इसके बाद के आप मनाजिर क्या देख रहे हैं या इसका स्टेटस आप क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बग़ैर किसी प्रोस्पेक्टिव के फॉर्म नहीं होती, और फिर जब फॉर्म हो जाए तो वो इस तरह एक्टिव नहीं होती। SCO पिछले 24 साल से बड़ा एक्टिवली चल रहा है और इसके प्रोस्पेक्टिव भी बढ़ते जा रहे हैं। इनका मेमोरेंडम जो था उसमें एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज़म, अ लॉट ऑफ एरियाज लाइक दैट, कहीं पे भी कोई स्ट्रेटजिकल अलायंस या इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। जैसे कल हम नेटो के हवाले से भी बात कर रहे थे, जैसे नेटो के, नेटो के प्रोस्पेक्टिव हो रहे हैं। एग्जैक्ट। तो अगर ये कॉपरेशन बढ़ता जाता है और इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तान के आम लोगों की ज़िंदगी का जो मायार है फाइनेंशियली उसे अपलिफ्ट कर सके, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बड़ी अलाइव हैं। SCO को होस्ट करना ही पाकिस्तान के लिए सबसे पहले बड़े एजाज़ की बात है कि ये ऑलमोस्ट दुनिया की, हम सुबह से कह रहे हैं, 32 to 34% इकॉनमी को कंट्रोल करता है और लार्जर एरिया है, 40% की पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, और SCO इज़ ग्रोइंग ऑल्सो। तो इसका मतलब है कि और भी कंट्रीज इसको ज्वाइन करते जाएंगे। और पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई भी प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस जो कि किसी भी मुल्कों के दरमियान हो उसको होस्ट किया है, और ये एक बड़ा हमारा पॉजिटिव इमेज है पूरी दुनिया के लिए। मैं वेलकम करता हूँ रशियन डेलीगेशन इज़ अराइविंग टू पाकिस्तान विद 75 और 76 पीपल डेलीगेशन है, जिसमें डेफिनेटली सारे लोग वो नहीं है जो कि हुकूमत के लोग हैं, बल्कि उसमें ट्रेड डेलीगेशन होंगे और बहुत से डेलीगेशन होंगे। तो बायलैटरल ट्रेड की भी बात होगी, एजुकेशन की भी बात होगी, इकोनॉमी की भी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका ज़रूर एक इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे। सही। तारिक विर साहब, आप किस तरह से देखते हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कितना इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके एजेंडा सेट हैं, जिस तरह कि आमिर साहब ने भी कहा, लेकिन उनमें अहदाफ तो बहुत से रखे जाते हैं। जैसे शंघाई ताउन तंजीम के अहदाफ की हम बात करें तो बहुत सारे अहदाफ पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हम देखें तो उतनी जल्दी अमल दरामद उन पर नहीं हो पाता। इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं, और जो अभी की कॉन्फ्रेंस है इसके अहदाफ हासिल करने में हमें कितना वक्त लग सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि
साफ ज़ाहिर है SCO के हवाले से जब ये स्टार्ट लिया गया तो 5 ममालिक थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हुए और इसकी अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है। और आप देखिए जैसे इन्होंने बात की कि 40% की आबादी जो है वो इसमें शामिल है, 35% जो है वो GDP में इनका शेयर है। तो इस हवाले से इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। चूँकि अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अपने मेहमानों को वेलकम कर रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो एक्टिव है। और चूँकि पाकिस्तान में होने की वजह से इसकी अहमियत भी बढ़ गई है। चूँकि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो इससे लिहाज से भी बहुत अहम है और जो दीगर ममालिक हैं वो इधर उनके वफूद पहुँचे हैं। तो इस हवाले से चूँकि चाइना के जो वज़ीर आज़म है वो एक दिन पहले पहुँच गए हैं। चूँकि चाइना की तरफ से जो है आपने देखा है कि ग्वादर एयरपोर्ट का जो है वो वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया गया है, दीगर जो है मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इंडिया के हवाले से जो है वो आप देख लें कि उनके वज़ीर ख़ारजा जो है जयशंकर साहब वो पहुँचे हैं बड़े तवील अरसे के बाद। अगर बात की जाए 2015 में सुषमा स्वराज साहिबा यहाँ पर आई और अब जाके वो तशरीफ़ ला रहे हैं। आप समझते हैं कि इस फोरम पे मैंने कल भी आमिर साहब से ये सवाल किया था और मैं आपके सामने वही सवाल रखूँगा अभी कि तनाव जो है वो तो नज़र आएगा। ज़ाती तौर पर अगर देखा जाए तो जयशंकर साहब की पर्सनैलिटी को भी देखा जाए और अगर अभी की ताज़ा सूरत हाल को देखा जाए जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ तो क्या नज़र आता है? देखिए इनकी जो पार्टी है उन्होंने जो वोट हासिल किया है वो पाकिस्तान मुखालफ जो है उस सिलसिले में ये इन्होंने वोट हासिल किया, जिसे हम कहना है कि शुद्ध हिंदुत्व के पैरोकार और उसके प्रचार करने वाले। ये कैसे कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो तल्लुकात बेहतर करेंगे, अपनी अवाम को कैसे कायल करेंगे इस हवाले से। तो इसलिए साफ ज़ाहिर है इनकी सियासत ही इसी पे चल रही है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा लेके जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इनके लिए ये मुश्किल है। बहरहाल ये देखें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा जो है वो इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उस हवाले से करारदादें आती रही हैं, लेकिन जो है अपना चाइना की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता रहा है। बहरहाल ये है। मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बात को इंटरप्ट, मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि उनका जो एजेंडा होता है वो कुछ और होता है, मैनिफेस्टो कुछ और होता है, बैकडोर डिप्लोमेसीज कुछ और होती हैं। वो भी तो वक्त याद करेंगे जब 2016-17 में मोदी साहब ने एक सोलो फ्लाइट ली और सीधे उतर के ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल घर में पहुंच गए। तो ये भी तो ठीक है, हिंदुत्व का एक अपना था, उन्होंने डेफिनेटली बहुत कुछ किया इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिससे उन्हें इतने वोट मिले, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ें तो साथ चलती है ना। बिल्कुल चलती है, इसमें कोई शक नहीं। देखे मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनका एक मैं समझता हूँ कि ज़ाती तल्लक था और ज़ाती तल्लक की वजह से वो पहुँचे। और अब भी आपने देखा है कि उनका इंटरव्यू जो भारतीय सहाफ़ी ने किया है उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जो है वो भारत से अच्छे तल्लुकात का खा रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इधर तशरीफ़ लाते, लेकिन वो नहीं आए तो उनसे मेरी मुलाकात जो है वो जल्द किसी जगह पे होगी। अच्छा नहीं आमिर साहब देखिए ना कि एक जिक्र आया ना जी ये भारतीय सहाफ़ी का, तो भारतीय सहाफ़ी जो बरका दत्त है, अगर बरका दत्त को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो बरका दत्त जो है वो ग्रेजुएट है जामिया मिलिया इस्लामिया की। उसको तो इंडिया में ऑलरेडी एक लेबल लगाया जाता है कि यू आर प्रो पाकिस्तानी, मतलब उसको अक्सर जगह पे इस बात पे बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, वो दिल्ली की ग्रेजुएट हैं और उनको ये इस बात पे, और शायद वो उर्दू भी लिख पढ़ सकती हैं, उनका ये बात एडवांटेज में जाती है डिसएडवांटेज में जाती है। तो ये चीज़ें भी एक हैं। विर्क साहब आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो बरका दत्त जैसी खातून अगर आती है और आके ये वाली स्टेटमेंट लेती है तो इसका मतलब पता है क्या है कि आइस ब्रेक हो रही है। और आइस ब्रेक होने का मतलब ये है कि अब विंडोज़ बनेगी, अब हाथ बाहर निकलेंगे। अच्छा। और वो हाथ बाहर निकलेंगे सुलह वाले। अच्छा आमिर अली साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने आइस ब्रेक की बात की तो वापस आते हैं ब्रेक से, वापस आने के बाद इसी आइस ब्रेक के ऊपर बात करेंगे, तो आप हमारे साथ